नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कौशिक मेरे YouTube चैनल आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं राजस्थान के इतिहास का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, जो कि मेरा आप लोगों को पता है कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं मेरा टॉपिक चल रहा है, जिसमें राजस्थान के प्राचीन इतिहास से संबंधित मैं जानकारी आप लोगों को दूंगा। पिछले वीडियो में मैंने कालीबंगा सभ्यता के बारे में आप लोगों को बताया था। इस वीडियो में आप लोगों को आहड़ सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी प्रस्तुत करूंगा मित्रों। ये जो आहड़ सभ्यता की जो जानकारी मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा, ये सभ्यता की जो जानकारी है वह रीट लेवल के जो विद्यार्थी हैं, रीट लेवल सेकंड लेवल के जो विद्यार्थी हैं, एसएसटी के जो थर्ड ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे हैं रीट के माध्यम से, उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यह टॉपिक। इसके साथ साथ जो राजस्थान पुलिस की तैयारी जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही आप लोगों को मैं एक और जानकारी देना चाहूंगा मित्रों। आप लोग आए दिन पर देख रहे होंगे यूट्यूब के ऊपर कि 60 दिन के अंदर राजस्थान पुलिस की पूरी तैयारी, कोई कह रहा है 50 दिन में राजस्थान पुलिस की पूरी तैयारी। ये सब सारी की सारी गलत बातें हैं मित्रों। इस प्रकार से कभी तैयारी नहीं होती है। अगर इस प्रकार से 60 दिन में या 10 दिन में या 20 दिन में यदि कुछ तैयारी हो सकती होती तो आज हर कोई नौकरी पर चढ़ जाता। इस प्रकार के डायलॉग कतई नहीं देता मैं। अपने चैनल पे इस प्रकार की गलत बात कभी नहीं बोलता हूँ कि 60 दिन में मैं राजस्थान पुलिस की पूरी तैयारी करा दूंगा। नॉट पॉसिबल। ये सारा का सारा घास काटने जैसा ही होता है। इस प्रकार से कभी भी व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती है। इस बात को आप लोग कंटेस्ट कर लें। तैयारी जो होती है हमेशा पुरानी तैयारी ही काम आती है। जो आप काफी समय से लगातार पढ़ रहे हैं, तो उस तैयारी से ही आप अपने जीवन को सक्सेस कर सकते हैं। और 60 दिन में आप सिलेबस को पूरा याद नहीं कर सकते, ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। बस ये है, मेरा आप लोगों का कहना यह है कि आराम से माइंड को बिल्कुल कंसंट्रेट करके और धीरे 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 अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। जितना पढ़ें अच्छा पढ़ें, जल्दबाजी में कुछ नहीं करें। और जितना अच्छा तरीके से आप पढ़ेंगे और सामान्य तरीके से आप पढ़ेंगे, उतनी ही सफलता आप लोगों के कदम चूमेगी। और जितनी जल्दपने से आप करेंगे तो जल्दी का काम शैतान का होता है। आप लोगों ने अपने बुजुर्गों के मुंह से काफी बार सुना होगा कि जल्दी का काम शैतान का है, तो हकीकत में जल्दी का काम शैतान का ही होता है। जल्दबाजी में कभी भी कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। चाय को ठंडी करके पियोगे तो चाय स्वादिष्ट लगेगी, और गरम गरम पियोगे तो आपकी जीभ जल जाएगी, नुकसान आपको ही होगा। ये पुरानी कहावत है मित्रों। इसलिए आप लोग आराम से, जो काफी समय से आप पिछले 1-1.5 साल से जो तैयारी कर रहे हैं राजस्थान पुलिस के विद्यार्थी, और काफी समय से लगातार पढ़ रहे हैं, तो उन्हीं चीजों को आप शांति से पढ़िए। अनावश्यक रूप से अलग से पढ़ने का प्रयास मत कीजिए। हाँ ठीक है, डिजिटल मीडिया के माध्यम से पढ़ाई अच्छी हो जाती है, तो मैं आप लोगों को स्लो मोशन से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जितने आसानी से आप पढ़ें उतनी आसानी से पढ़ने का प्रयास करें मित्रों। और साथ ही मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। जब आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तथा बेल के आइकन को आप दबाएंगे, तो मैं जितने भी आने वाले समय में जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास डायरेक्ट पहुंच जाया करेगा, जिससे आप लोगों को ही फायदा है। आपको अनावश्यक रूप से सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि मेरे पास जो डिजिटल ब्लैक बोर्ड है उस प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। मैं आपको, आप लोगों के मोबाइल को ही डिजिटल बना देता हूँ और उसी आधार पर मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, कंसंट्रेट होके पढ़िए, और भगवान से, ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में सफल हों, आप लोगों के सारे सपने साकार हों। इसके साथ ही मैं आरंभ करता हूं मित्रों आहड़ सभ्यता। तो आहड़ सभ्यता का टॉपिक अपना नया टॉपिक है। पिछले बार मैंने कालीबंगा पढ़ाया। ये आहड़ सभ्यता का मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाने का प्रयास किया है, और आशा करता हूं कि इसके माध्यम से आप लोगों को कंप्लीटली आहड़ सभ्यता समझ में आ जाएगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को वादा किया है कि मेरे द्वारा पढ़ाए जाने के पश्चात दोबारा आप लोगों को किताब खोल के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लास में भी मैं इसी प्रकार से पढ़ाता हूँ, बोर्ड के ऊपर उतार के समझाता हूँ। यहाँ पे आपके मोबाइल को मैंने बोर्ड बनाया है। चलो चलते हैं अपन आहड़ सभ्यता। यदि अपन आहड़ सभ्यता का अध्ययन करते हैं मित्रों, तो आहड़ सभ्यता का अध्ययन करने के लिए हमारे को उदयपुर जाना पड़ेगा। उदयपुर से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक आहड़ नाम का कस्बा है मित्रों। किस नाम का कस्बा है? आहड़ नाम का कस्बा है। और वहीं पर यह सभ्यता पनपी है। क्लियर होगी बात? वहीं पर यह सभ्यता पनपी है, आयड़ नदी के किनारे। इस बात को याद रखिएगा, आयड़ नदी के किनारे। आप लोगों की पुस्तकों में, बहुत सी पुस्तकों में आयड़ ऑब्लिक बेड़च नदी देखने को मिलता है, लेकिन आयड़ और बेड़च यदि अपन देखते हैं तो इसमें थोड़ा सा एक डायग्राम मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। इस प्रकार से ये एक नदी आ रही है, और यहाँ पर एक गड्ढा है जिसे हम उदय सागर झील कह सकते हैं, और इस इधर ये पार हो जाती है। तो जैसे ही ये नदी आती है और इसके अंदर गिरती है, तो इसका नाम बाहर निकलती है, तो इसका नाम परिवर्तित हो जाता है। इधर आयड़ होता है तो इधर बेड़च होता है।
तो आप लोगों की किताबों के अंदर आप लोगों को मिलेगा कि आयड ऑब्लिक बेडच। क्लियर होगी बात? आयड ऑब्लिक बेडच नदी के किनारे स्थित देखने को मिलेगा। तो इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि एग्जाम के अंदर आता है कि आहड़ सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ए ऑप्शन पे आता है आयड, बी ऑप्शन पे आता है बेडच, सी ऑप्शन पे आता है दोनों। तो आप दोनों पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आयड और बेडच एक ही नदी है। बस उदय सागर झील को पार करके, क्रॉस करके जैसे ये नदी निकलती है तो इसका नाम बेडच पड़ जाता है। क्लियर होगी बात? चलो आगे चलते हैं। आहड़ कस्बे में एक सभ्यता पनप रही थी जो लगभग 4000 वर्ष पुरानी थी मित्रों। इस सभ्यता के ऊपर सर्वप्रथम जो ध्यान जाता है वह अक्षय कीर्ति व्यास कहा जाता है, जो कि एक खोजकर्ता तथा पुरातत्वविद थे। सन 1953 में, यहाँ पे लिखा हुआ है सन 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास आते हैं मित्रों। और अक्षय कीर्ति व्यास आते हैं सन 1953 में और इस सभ्यता की खोज करते हैं। कौन सी सभ्यता की? आहड़ सभ्यता की खोज करते हैं। और यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर लगभग 4000 वर्ष पुरानी एक सभ्यता है जिसे जो कि आहड़ कस्बे में स्थित है। तो यह सभ्यता आहड़ कस्बे के अंदर स्थित है और लगभग 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। तो इस सभ्यता को जो प्रकाश में लाने का जो श्रेय जाता है मित्रों, वह प्रकाश में लाने का श्रेय अक्षय कीर्ति व्यास को जाता है, जो कि इसके खोजकर्ता तथा इसके साथ साथ उत्खननकर्ता भी कहलाते हैं। उन्होंने इतना ज्यादा उत्खनन नहीं किया, बस थोड़ा बहुत उत्खनन करके देखा। उनको ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई सभ्यता हो सकती है, तो इसका उन्होंने उत्खनन किया। इसलिए उनको उत्खननकर्ता भी बोल दिया जाता है कि आहड़ सभ्यता के उत्खननकर्ता भी अक्षय कीर्ति व्यास को बोला जाता है। लेकिन यदि एग्जाम के अंदर आता है तो मेनली ये आहड़ सभ्यता के खोजकर्ता के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध है। इस सभ्यता का यदि अपन कार्यकाल देखते हैं कार्बन डेटिंग के अनुसार, तो लगभग 1900 से 2200 ईस्वी पूर्व के मध्य माना जाता है कि इस सभ्यता का जो कार्यकाल था वह लगभग 1900 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व, 1200 ईस्वी पूर्व के मध्य का जो कार्यकाल रहा, 1900 ईस्वी से 1200 ईस्वी पूर्व के मध्य का कार्यकाल रहा, वह आहड़ सभ्यता का कार्यकाल रहा। यदि आप लोगों के एग्जाम में आता है कि आहड़ सभ्यता का कार्यकाल कार्बन डेटिंग के अनुसार क्या है, तो 1900 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व के मध्य का जो कार्यकाल रहा वह आहड़ सभ्यता का कार्यकाल रहा। क्लियर होगी बात मित्रों? अब 1953 का कार्यकाल है वह निकल जाता है। उसके पश्चात धीरे धीरे 1956 का कार्यकाल आता है और 1956 के कार्यकाल में मित्रों रतन चंद्र अग्रवाल, जिसे आरसी अग्रवाल के नाम से भी जाना जाता है, तो रतन चंद्र अग्रवाल आते हैं उदयपुर के आहड़ कस्बे में और इसका उत्खनन का कार्य आरंभ करते हैं। खोदो खोदो आहड़ सभ्यता को खोदो। तो आहड़ सभ्यता को खोदना वो आरंभ कर देते हैं। जब आहड़ सभ्यता को खोदना वे आरंभ करते हैं तो रतन चंद्र अग्रवाल इस सभ्यता के क्या कहलाते हैं मित्रों? उत्खननकर्ता कहलाते हैं। ये एग्जाम में आता है कि इस सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है, तो रतन चंद्र अग्रवाल इस सभ्यता के उत्खननकर्ता है तथा खोजकर्ता व उत्खननकर्ता दोनों कौन है? वह अक्षय कीर्ति व्यास है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा मित्रों। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट चलते हैं। धीरे धीरे समय निकलता है और 1961 का कार्यकाल आ जाता है मित्रों। कौन सा कार्यकाल आता है? 1961 का कार्यकाल आ जाता है। ये 1961 का कार्यकाल आ गया और 1961 के कार्यकाल में एस डी सांकलिया आते हैं। कौन आते हैं मित्रों? एस डी सांकलिया आते हैं। एस डी जो सांकलिया हैं वह आहड़ सभ्यता के, एस डी सांकलिया के कार्यकाल में आहड़ सभ्यता का सबसे ज्यादा उत्खनन होता है मित्रों। एस डी सांकलिया के कार्यकाल में आहड़ सभ्यता का सबसे ज्यादा उत्खनन होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। यदि एग्जाम में आता है कि आहड़ सभ्यता का सबसे ज्यादा उत्खनन किसके कार्यकाल में हुआ, तो एस डी सांकलिया या एच डी सांकलिया, इस प्रकार के नाम आप लोगों को एग्जाम में मिल जाएंगे। और कब हुआ? 1961 में हुआ। इस बात को याद रखिएगा। इसके साथ साथ कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आज तक ऐसा प्रश्न नहीं पूछा गया है कि ऐसा प्रश्न पूछा गया हो कि आहड़ सभ्यता के उत्खनन के दौरान राजस्थान के कौन कौन से उत्खननकर्ता उसमें शामिल थे। यदि पूछ लिया जाता है तो आप लोग डेफिनेटली, मुझे पता है कि आप रतन चंद्र अग्रवाल, एस डी सांकलिया या अक्षय कीर्ति व्यास इनमें से कुछ एक को काला कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये तीनों के तीनों राजस्थान से संबंध नहीं रखते हैं। राजस्थान के दो व्यक्ति थे जो कि आहड़ सभ्यता के उत्खनन के दौरान वहां पर उपस्थित थे। एक तो थे विजय कुमार और दूसरे थे पीसी चक्रवर्ती। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि राजस्थान सरकार के द्वारा दो व्यक्ति नियुक्त किए गए थे, एक तो विजय कुमार और दूसरे पीसी चक्रवर्ती। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। यदि आप लोगों के एग्जाम में आता है कि आहड़ सभ्यता के उत्खनन के दौरान राजस्थान के कौन से दो व्यक्तियों को इसमें शामिल किया गया, तो विजय कुमार को और पीसी चक्रवर्ती को इसमें शामिल किया गया था। क्लियर है बात?
अब अपन आगे चलते हैं तो आहड़ सभ्यता का एक अन्य नाम अपने को मिलता है जो कि प्राचीन नाम है आहड़ सभ्यता का, ताम्रवती नगरी। इस बात को याद रखिएगा कि आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम हमें क्या मिलता है, ताम्रवती नगरी मिलता है। और ताम्रवती नगरी इसलिए कहा जाता था कि यहाँ पर तांबा अत्यंत मात्रा में प्राप्त होता था। तो तांबा अत्यंत मात्रा में प्राप्त होने के कारण इस सभ्यता को ताम्रवती सभ्यता के नाम से, ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यदि आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न उतरता है कि अमुक में से कौन सी सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहा गया या अमुक में से कौन सी सभ्यता का प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी था, तो आप लोगों को सीधा क्लिक कर देना है कि आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी बताया जाता है। मित्रों, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट अपन चलते हैं। इसके साथ ही इस सभ्यता का नाम हमें बनास सभ्यता और ऑब्लिक संस्कृति भी मिलता था। बनास सभ्यता ऑब्लिक बनास संस्कृति भी इस सभ्यता का नाम हमारे को देखने को मिलता है। तो बनास सभ्यता और बनास संस्कृति इसको किस लिए कहा जाता है, बनास सभ्यता ऑब्लिक बनास संस्कृति इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर प्राचीन समय में यदि अपन देखते हैं तो ये बनास नदी के ढलान पर या बनास नदी के पेटे में यह सभ्यता पनपी थी। जैसे पेटा कहते हैं ना, पूरा का पूरा बनास नदी चल रही है, तो उसी के जो एरिया था, सरफेस था, उसी सरफेस में यह सभ्यता पनपती हुई हमारे को नजर आती है। तो इसी कारण से इस सभ्यता का एक और नाम हमारे को मिलता है जिसका नाम है बनास सभ्यता ऑब्लिक बनास संस्कृति। इसके साथ ही वहां की लोकल भाषा में इसको धूलकोट भी कहा जाता है। धूलकोट इसलिए कहा जाता है कि यह जो सभ्यता है एक धूल के ऊंचे टीले के ऊपर बनी हुई है। ऊंचे टीले के ऊपर बसी हुई होने के कारण इसको क्या कह दिया जाता है, आम भाषा में धूलकोट नाम दे दिया जाता है। यहाँ पे धूलकोट दिया हुआ है, इसको अंडरलाइन कर देता हूं मित्रों। तो इसको आम भाषा में क्या कह दिया जाता है, धूलकोट के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्लियर हो गई बात मित्रों। अब अपन आगे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो आहड़ सभ्यता है वह आयड़ नदी के किनारे बसी हुई है। आयड़ नदी के किनारे स्थित यह सभ्यता है। यहाँ पर अपन ऑब्लिक करके बेड़च भी लिख सकते हैं। तो आप लोगों की पुस्तकों के अंदर आपको दिख जाएगा कि बेड़च दिख जाएगा लिखा हुआ, आप लोगों को सिर्फ आयड़ भी दिखेगा या फिर कई बार बेड़च दिखेगा या फिर ऐसे लिखा मिलेगा कि आयड़ ऑब्लिक बेड़च सब बेड़च नदी के किनारे। तो जो गाइड लिखने वाले हैं वो खुद भी कंफ्यूज है कि यह कौन सी नदी के किनारे स्थित है, आयड़ है कि बेड़च है। तो आयड़ ऑब्लिक बेड़च लिख देते हैं क्योंकि ये नदी जो ऊपर मैंने आपको चित्र बनाया ये एक ही नदी है, अलग नदी नहीं है। सिर्फ इसका नाम चेंज हो गया, पहले आयड़ था बाद में बेड़च हो गया, अर्थात बेड़च जो इसका नाम है वह इसका निक नेम है मित्रों। क्या इसका निक नेम है, ओरिजिनल नेम इसका नहीं है। क्लियर हो गई बात। इसका निक नेम बेड़च बताया गया है और ओरिजिनल नेम इसका आयड़ है, इसलिए आप लोगों की पुस्तकों में यह मिलता है। अब यदि अपन इस सभ्यता की और खुदाई करते हैं कि खोदो खोदो आहड़ सभ्यता को खोदो, जब खोदते हैं आहड़ सभ्यता को तो हमें यहाँ पर कुछ दीवारें मिलती हैं और दीवारों का जब अपन अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ ईंटें प्राप्त हो जाती हैं और उन ईंटों को देखते हैं तो यहाँ की जो ईंटें हैं मुलायम काले पत्थर से बनी हुई ईंटें हैं तथा इसके साथ साथ कच्ची ईंटें हैं। अब कच्ची ईंटें कौन सी होती हैं, जो कि धूप में सुखा कर तैयार की हुई ईंटों को ही हम क्या कहते हैं, कच्ची ईंटों की श्रेणी में रखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ईंटों के भट्टों पर जो ईंटें होती हैं वह धूप में रख दी जाती हैं सूखने के लिए। तो वह सूखने के लिए जो रखी गई हैं मित्रों वह सारी की सारी सूख गई, तो वह धूप में सुखाई हुई ईंटें ही हैं। तो इन्हीं ईंटों से आहड़ सभ्यता का निर्माण होता हुआ नजर आता है और यही अपन रतन चंद्र अग्रवाल और एस डी साकरिया यही लिख देते हैं कि आहड़वासी जो थे मुलायम काले पत्थर व धूप में सुखाई हुई कच्ची ईंटों से अपने मकानों का निर्माण किया करते थे। क्लियर होगी बात। तो इस प्रकार की चीजों को देखकर हम कह सकते हैं कि आहड़ जो सभ्यता थी वह ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन कालीबंगा जो सभ्यता थी मित्रों वह क्या थी, अति आधुनिक शहरी सभ्यता थी। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, अति आधुनिक शहरी सभ्यता थी कालीबंगा सभ्यता। और आहड़ जो सभ्यता है वह एक ग्रामीण सभ्यता की श्रेणी में आती है। इसके साथ साथ और ज्यादा खुदाई करते हैं कि खोदो खोदो आहड़ सभ्यता को खोदो। जब वह खोदते हैं तो हमें एक मकान मिल जाता है मित्रों। एक मकान में हमें 2 से 3 चूल्हे मिल जाते हैं। चूल्हे जो होते हैं मिट्टी के जिसके हम रोटी बनाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में आप लोगों ने देखा होगा। तो 2 से 3 चूल्हे मिल जाते हैं तथा एक मकान में तो 6 चूल्हे मिलते हैं। क्लियर होगी बात। 2 से 3 चूल्हे मिलते हैं और एक मकान में कितने चूल्हे, 2 से 3 हो गए और एक मकान में 6 चूल्हे मिल जाते हैं। तो इन चूल्हों को देखकर रतन चंद्र अग्रवाल और एस डी साकलिया तथ्य लिख देते हैं कि इस सभ्यता में सामूहिक परिवार की व्यवस्था रही होगी, अर्थात यहाँ के जो लोग थे वह सामूहिक रूप से रहा करते होंगे और लंबे चौड़े परिवार होंगे और लंबे चौड़े परिवार होने के कारण
एक से ज्यादा चूल्हे घर में रहा करते होंगे, 2, 3 या अधिक से अधिक 6। क्लियर होगी बात। यदि आप लोगों के एग्जाम में आता है कि आहड़ सभ्यता में सामूहिक परिवार की प्रथा थी, तो का बिल्कुल आहड़ सभ्यता में सामूहिक परिवार की प्रथा थी। आहड़ सभ्यता में एक मकान में अधिकतम कितने चूल्हे मिले हैं? एक मकान में अधिकतम 6 चूल्हे हमारे को देखने को मिले हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा मित्रों। क्लियर होगी बात। अब आगे चलते हैं कि और खुदाई करते हैं आहड़ सभ्यता की। खोदो खोदो आहड़ सभ्यता को खोदो। तो और जैसे ही हम खोदने का प्रयास करते हैं, अक्षय कीर्ति व्यास तो चले गए, रतन चंद्र अग्रवाल और एच डी साकलिया और ज्यादा खोदने का प्रयास करते हैं, तो इनको कुछ मिट्टी के बड़े बड़े मटके मिल जाते हैं मित्रों। बड़े बड़े क्या मिलते हैं? मटके मिल जाते हैं। और वह मटके जो प्रयोग में लिए जाते थे, वह गेहूं रखने के लिए प्रयोग में लिए जाते थे। इस बात को याद रखिएगा कि आहड़ सभ्यता से हमें बड़े बड़े मिट्टी के मटके मिले हैं, और वह जो मटके थे वह गेहूं रखने के लिए प्रयोग में लिए जाते थे, जिनको आम भाषा में गोरे व कोट कहा करते थे। अर्थात वहां की जो आहड़ सभ्यता की आम भाषा है उसे गोरे या कोट कहा करते थे। यदि आप लोगों के एग्जाम में आता है कि गोरे और कोट क्या है, तो सीधा सीधा आप लोगों को काला रख करना है कि गेहूं को रखने की जो व्यवस्था थी, जब मटके थे, उन्हें ही गोरे या कोट कहा जाता था। क्लियर हो गई बात मित्रों। अब यदि अपन आगे चलते हैं, तो यहाँ से हमें काली मिट्टी के बने हुए बर्तन मिले हैं, जिसमें अपन डायरेक्ट कह सकते हैं कि काले रंग के बर्तन हमें जो प्राप्त हुए हैं वह आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो काले रंग के जो बर्तन मिले हैं, तो डेफिनेटली काली मिट्टी से बने हुए बर्तन हैं। तो काली मिट्टी से बने हुए बर्तन मिले हैं, जिसमें तस्तरी है, कटोरी है, चम्मच है, छोटी छोटी हांडियां हैं। इस प्रकार के हमारे को वहां पर चीजें देखने को मिल जाती हैं मित्रों। क्लियर होगी बात। इसके साथ साथ हमें एक मिट्टी की बड़ी सारी एक थाली भी प्राप्त हुई है, तथा इसके साथ ही पूजा के काम में आने वाली धूपदानी भी हमारे को आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुई है। तो पूजा के काम आने वाली धूपदानी हमें कहाँ से मिली है? आहड़ सभ्यता से मिली है। तो मित्रों, अपन बताते हैं कि धूपदानी जो हमारे को प्राप्त हुई है आहड़ सभ्यता से, तो वह धूपदानी जो है वह भारतीय संस्कृति की देन नहीं है। जो धूपदानी है वह ईरानी सभ्यता की देन है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो आहड़ वासी थे, उनका जो संबंध था वह किससे रहा होगा? ईरानी सभ्यता से आहड़ वासियों का संबंध रहा होगा। क्लियर होगी बात। तो यदि एग्जाम में आता है तो ईरानी सभ्यता से आहड़ सभ्यता का संबंध था, अर्थात अपन कह सकते हैं कि व्यापार किया करते होंगे आहड़ वासी ईरानी सभ्यता, ईरान के लोगों से, इसलिए ईरान की चीजें हमारे यहाँ पर भारत में आई। क्लियर होगी बात। इसके साथ साथ यहाँ हमें छपाई के ठप्पे मिले हैं। अब ठप्पे क्या होते हैं? ठप्पे इस प्रकार से ये चीज, या आप सपोज करो कि यहाँ पे मुझे कुछ छापना है, तो ऐसे करके यूं छाप दिया तो छप गया। तो ये चीजें छापने की जो सामग्री थी, मिट्टी की छापने की मिली है हमारे को, यहाँ पे कोई धातु का नहीं मिला। तो मिट्टी की छपाई के ठप्पे मिले हैं। तो छपाई के जो ठप्पे हमारे को प्राप्त हुए हैं वह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हमारे को आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो यदि एग्जाम में आता है कि छपाई के ठप्पे कहाँ से मिले हैं, तो हमारे को आहड़ सभ्यता से ही छपाई के ठप्पे देखने को मिले हैं। इसके साथ साथ आटा पीसने की चक्की के पार्ट भी हमारे को यहाँ पे मिले हैं। तो आटा पीसने की चक्की नहीं मिली मित्रों, आटा पीसने की चक्की के जो 2 पार्ट होते हैं वो पार्ट हमारे को मिले। अब चक्की तो बनी बनाई कहाँ से मिलेगी? तो पार्ट मिल गए हैं हमारे को, जो घाट जिसे कहते हैं हम देशी भाषा में। आटा पीसने से, हम आप लोगों ने चक्की पे आटा पिसवाने जाते होंगे तो वहां पर घाट होंगे भाटे के मोटे मोटे। तो इस प्रकार के घाट जो हमारे को मिले हैं वह आहड़ सभ्यता से हमारे को देखने को मिले हैं। इसके साथ साथ अपन और आगे चलते हैं आहड़ सभ्यता में, तो हमें यहाँ पे चित्रित बर्तन भी देखने को मिलते हैं। यदि एग्जाम में आता है कि चित्रित बर्तन कहाँ से मिले हैं, तो आहड़ सभ्यता से हमें चित्रित बर्तन देखने को मिले हैं। इसके साथ ही तांबे के कुछ उपकरण भी हमारे को आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। यदि आप लोगों के आता है एग्जाम में कि तांबे के उपकरण हमारे को कहाँ से मिले? आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज भी हमारे को आहड़ सभ्यता से मिली है, जो कि आए दिन एग्जाम में पूछी जाती है। मिट्टी के वृषभ की आकृति हमारे को मिली है। वृषभ का मतलब है बैल। वृषभ का मतलब क्या है? बैल। अर्थात बैल की, मिट्टी के बैल की आकृति या मिट्टी के वृषभ की आकृति हमारे को कहाँ देखने को मिली है? हमारे को आहड़ सभ्यता से देखने को प्राप्त हुई है। इस वृषभ को हम बनासियन बुल के नाम से जानते हैं। कुछ किताब में बुआसियन बुल कहते हैं, कुछ में बनासियन बुल कहते हैं। तो बुनासियन बुल के नाम से नाम इसको दिया गया है। क्लियर हो गई बात मित्रों। इसके साथ ही हमारे को आहड़ सभ्यता से तांबे की कुछ 6 मुद्राएं तथा 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। इस बात को याद रखिएगा। क्लियर हो गई बात मित्रों। क्लियर है बात कि 6 मुद्राएं और
3 मोहरें हमारे को कहाँ से प्राप्त हुई हैं? आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। यदि अपन इन 6 मोहरों का अध्ययन कर 6 मुद्राओं का 6 मुद्राओं का अध्ययन करते हैं तो एक मुद्रा पर हमारे को एक तरफ एक त्रिशूल की बनी हुई आकृति मिली है। इस प्रकार से एक त्रिशूल बना हुआ है, तो उस त्रिशूल की आकृति हमारे को, जो त्रिशूल के आकृति की जो मुद्रा प्राप्त हुई है वह कहाँ से प्राप्त हुई है? हमारे को आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुई है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा मित्रों। इसके साथ साथ हमारे को एक और मुद्रा यहाँ पर देखने को मिलती है जिस पर हमारे को यूनानी देवता अपोलो का चित्र बना हुआ मिलता है। आगे बात समझ में, दिमाग के अंदर आप लोग एकदम छाप लीजिएगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे के वैसे याद कर लो, गारंटी है दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आहड़ सभ्यता से हमारे को एक मुद्रा पर एक यूनानी देवता अपोलो का भी चित्र बना है, जो कि तीर जो कमान होता है, धनुष होता है, तो धनुष और तरकस लिए हुए खड़ा हुआ है। जो अपन चलाते हैं तो तरकस लिए हुए, तीर कमान और तरकस लिए हुए खड़े हुए यूनानी देवता अपोलो का चित्र भी हमारे को देखने को आहड़ सभ्यता से मिलता है। क्लियर होगी बात मित्रों? इसके साथ साथ यहाँ से हमें मृतक मिले हैं दफन करे हुए, जिनको हमने खोदा है और खोद के हम प्राप्त करते हैं कि यहाँ पर मृतक को कपड़े और आभूषण के साथ ही दफनाया जाता था। क्लियर हो गई बात कि यहाँ पर कपड़े उसको पहनाए जाते थे तथा साथ में उसको कुछ कपड़े भी रखे जाते थे और आभूषण भी उसके साथ रख दिए जाते थे। हो सकता है कि उस जमाने में यह मान्यता हो कि यह जो व्यक्ति अभी सोया है लंबे समय के लिए और किसी और दुनिया में जा रहा है, तो वहां पर भी इसको कपड़े और आभूषण की कोई कमी ना हो, तो कपड़े और आभूषण वहां पर उसके संग रख दिए जाते थे। खास तौर से मिट्टी के मनके, छोटे छोटे मनके बना दिए करते थे मोती, और जिनको गले में पहन लिया करते थे। तो खास तौर से कपड़े और मिट्टी आभूषण के रूप में, खास तौर से मिट्टी के मनके बनाकर आभूषण के रूप में उस मृतक के साथ रखे गए थे। तो अर्थात यहाँ पे मैंने अगली लाइन में लिखा है कि मिट्टी के मनके भी आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, जो कि आहड़ सभ्यता का मुख्य आभूषण बताया जाता है। क्लियर होगी बात? इसके साथ साथ आहड़ वासी जो थे वो खेती भी किया करते थे और मुख्य रूप से ज्वार और चावल बोया करते थे। हमारे को ज्वार और चावल के अवशेष देखने को मिले हैं मित्रों यहाँ पे। क्लियर होगी बात? ज्वार और चावल के अवशेष हमारे को जो प्राप्त हुए हैं आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ आहड़ के जो वासी थे मित्रों, वे पशुपालन भी किया करते थे। तो पशुपालन में वो कुत्ता पाला करते थे, हाथी पाला करते थे, मेंढा पाला करते थे, गेंडा पाला करते थे, आदि जानवर वो पाला करते थे। यदि एग्जाम में आता है कि आहड़ सभ्यता से जो जानवर पाए गए अमुक में से कौन सा है या कौन सा नहीं है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा, कुत्ता, हाथी, मेंढा, गेंडा। क्लियर होगी बात? अब यदि अपन और आगे चलते हैं तो यहाँ से हमें बिना हत्थे का एक जल पात्र मिला है। जो बिना हत्थे का हमें जल पात्र मिला है, जग रूपी आकृति मिली है, बिना हत्थे का जल पात्र। और जो बिना हत्थे का जल पात्र हमारे को प्राप्त हुआ है मित्रों, यह भी अपने आप में ईरानी सभ्यता का द्योतक है। हमारे भारतीय सभ्यता में बिना हत्थे का कोई जलपात्र नहीं होता है, हत्थेदार ही पकड़ने का जलपात्र मिलता है। तो बिना हत्थे का जो जलपात्र हमारे को प्राप्त हुआ है, यह भी हमारे को ईरानी सभ्यता का द्योतक बताता है। तो इसका अर्थ यह है कि जो आहड़वासी थे उनका ईरानी सभ्यता से संबंध रहा होगा, अर्थात हो सकता है व्यापार किया करते होंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर बांस की चटाई भी हमारे को देखने को मिली है मित्रों। यदि अपन बांस की चटाई का अध्ययन करते हैं तो बांस की चटाई जो हमारे को यहाँ पे मिली है, तो उस चटाई के ऊपर वो लोग मिट्टी का लेप कर दिया करते थे। क्लियर होगी बात? बांस की चटाई भी हमारे को देखने को मिली है, अर्थात बांस की चटाई भी हमारे को प्राप्त हुई है। और इस चटाई के ऊपर वो लोग क्या करते थे? मिट्टी का इस प्रकार से लेप कर दिया करते थे और थोड़ा थोड़ा उस पर पानी छिड़क दिया करते थे। इससे क्या होता था कि वह ठंडी हो जाया करती थी और वहां पर आराम से सोते थे, तो चैन की नींद आया करती थी। क्लियर होगी बात? तो बांस की चटाई भी हमारे को कहाँ से प्राप्त हुई है? आहड़ सभ्यता से ही हमारे को बांस की चटाई देखने को मिली है। इसके साथ साथ आहड़ सभ्यता से हमें तांबा गलाने की भट्टी भी प्राप्त हुई है मित्रों। तो ये आप लोगों की आहड़ सभ्यता है जो मैंने आप लोगों को सामने प्रस्तुत करी है। आप लोगों को मेरे द्वारा समझाया कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तथा इसके साथ साथ मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ फटाफट कि जो आहड़ सभ्यता है मित्रों, यह उदयपुर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है, तथा इसके साथ साथ यह 4000 वर्ष पुरानी है। इस सभ्यता को सर्वप्रथम जो प्रकाश में लाया गया वह अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा लाया गया सन 1953 में। इसके साथ ही उन्होंने इसका उत्खनन भी किया। कार्बन डेटिंग के अनुसार इसकी जो आयु बताई गई है या इसका कार्यकाल बताया गया है 1900 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व के कार्यकाल आहड़ सभ्यता का बताया गया है। क्लियर होगी बात? 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल ने इसका उत्खनन का कार्य किया, तथा 1961 में एस डी साकलिया ने किया। तो एस डी साकलिया ने आहड़ सभ्यता का सबसे अधिक उत्खनन का कार्य किया।
तथा इसके साथ साथ इसके उत्खनन के दौरान राजस्थान सरकार के द्वारा 2 व्यक्ति नियुक्त किए गए, एक तो विजय कुमार और दूसरा पीसी चक्रवर्ती। क्लियर होगी बात। आहड़ सभ्यता को हम ताम्रवती सभ्यता भी कहते हैं, ताम्रवती नगरी भी कहते हैं क्योंकि तांबा अत्यंत पाया जाता था। बनास संस्कृति ऑब्लिक बनास सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि बनास नदी के पेटे में स्थित थी। इसके साथ साथ इसको धूलकोट भी कहते हैं क्योंकि धूल के टीले पर बसी हुई थी। क्लियर होगी बात। ये जो सभ्यता है आयड़ नदी के किनारे अवस्थित है। यहाँ पर मकान में 2 से 3 चूल्हे तथा 6 चूल्हे भी मिले हैं जो कि सामूहिक भोजन या सामूहिक परिवार का गोथक होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ से हमें गेहूं रखने के बड़े बड़े हांडे मिले हैं मिट्टी के, जिसे गोरे या कोट कहा जाता है। यहाँ पर जो मकान बनाए जाते थे मित्रों, मुलायम काले पत्थर तथा धूप में सुखाई कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे। क्लियर होगी बात। काली मिट्टी के बने हुए बर्तन हमारे को यहाँ पर मिले हैं, जिसमें तस्तरी है, कटोरा है, चम्मच है, हांडी है आदि मिले हैं। पूजा में काम आने वाली धूपदानी मिली है जो कि ईरानी सभ्यता का घोतक है। छपाई के ठप्पे हमारे को मिले हैं। आटा पीसने की चक्की के बाट हमारे को आहड़ सभ्यता से मिले हैं। चित्रित बर्तन हमारे को आहड़ सभ्यता से मिले हैं। तांबे के उपकरण हमारे को आहड़ सभ्यता से मिले हैं तथा इसके साथ साथ मिट्टी के वृषभ की आकृति भी हमारे को मिली है। वृषभ जिसे हम बैल कहते हैं, इससे बनासियन बुल की संज्ञा दी गई है। इसके साथ साथ आहड़वासी मृतक के साथ कपड़े और आभूषण भी गाड़ा करते थे तथा यहाँ पर मिट्टी के मनके भी मिले हैं। ज्वार और चावल की खेती के अवशेष हमारे को यहाँ से प्राप्त हुए हैं तथा आहड़वासी कुत्ता, हाथी, मेंढा, गेंडा आदि जानवर पाला करते थे। बिना हत्थे का जल का पात्र भी हमारे को यहाँ से मिला है जो कि ईरानी सभ्यता का घोतक है तथा बांस की चटाई मिली है जिसपे मिट्टी का लेप किया हुआ है जो कि इनके गर्मियों में सोने के लिए काम आया करता था तथा तांबे गलाने की भट्टी भी यहाँ से इनको प्राप्त हुई है। ये सारी की सारी मैंने आप लोगों को आहड़ सभ्यता प्रस्तुत कर दी है मित्रों। जितनी भी आहड़ सभ्यता जो जानकारी थी मैंने आप लोगों को प्रस्तुत करी और आप लोगों को मेरे द्वारा समझाया हुआ कैसा लगा बताइएगा। एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा इसको रिपीट करके देखें, दोबारा समझ में नहीं आया तो दोबारा रिपीट करके देखें या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। मेरी गारंटी है कि इससे बाहर नहीं जाएगा क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है। इससे 100% प्रश्न आता ही आता है क्योंकि मैं स्पष्ट पढ़ाता हूँ। अलग से ब्लैक बोर्ड की जगह आप लोगों के मोबाइल को ही मैंने ब्लैक बोर्ड बना दिया है और आप लोग आराम से इसको तल्लीनता से देखकर इसको याद कर सकते हैं। मेरे पर्सनल नोट्स हैं बच्चों, जिसको मैं खुद क्लास के अंदर पढ़ाता हूँ, वही आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोग इसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें तो साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाले जितने वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास डायरेक्ट पहुंच जाए। मेरे द्वारा पढ़ाया कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके साथ मैं विदा लेता हूं। नमस्कार दोस्तों।